रोम की सड़कें बारिश के बाद काफ़ी धुली धुलाई लग रही थीं, साफ सुथरी और निखरी हुई सी। आर्या खन्ना उन सड़कों पर तेजी से चलती जा रही थी। आज उसे काफ़ी देर हो गई थी। अपने काले बालों में उंगलियां फेरते हुए वो उन्हें सीधा करती जा रही थी। गेहूं पैरों में पहनी सफ़ेद हील्स की टकटक सड़क पर एक तरह का रिदम पैदा कर रही थी। उसके अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी थोड़ी ही दूरी पर थी, इसलिए आज वो पैदल ही जा रही थी। माइकल ने कहा था आज एक पेशेंट विजिट के लिए आएगा जिसे थेरेपी सेशंस लेने हैं। आर्या का फिजियोथेरेपी में ये आखिरी साल था और फिर उसके बाद उसे एक सफल आर्थोपेडिक सर्जन बन जाना था। यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्पिटल भी था जहां वो मरीजों को थेरेपी सेशंस देते थे। आर्या खन्ना को हिंदुस्तान से यहाँ आए पूरे 5 साल हो चुके थे। वो सांवली रंगत की एक अपनी ही रंगत की तरह काली किस्मत वाली लड़की थी। इटली आने से पहले उसके कई प्रपोजल सिर्फ उसकी सांवली रंगत की वजह से रिजेक्ट हो चुके थे। जब उसका 5वां रिश्ता भी टूट गया और बारात वाले दिन ही उसका होने वाला पति घोड़े से गिरकर टांग तोड़वा बैठा, तो उसे हमेशा के लिए मनहूस कह दिया गया, क्योंकि समाज के लिए वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिससे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। और इसीलिए उसने तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने सपने पूरे करेगी, एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, जिसके लिए वो स्कॉलरशिप पर इटली आई थी और अपनी काली किस्मत को हिंदुस्तान में ही कहीं पीछे छोड़ आई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत की स्याही उसकी जात से चिपकी हुई है और उससे पीछा नहीं छुड़ा सकेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद अब वो अपने मनचाहे फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। उनकी यूनिवर्सिटी में मामूली हड्डियों की चोट से लेकर स्पाइनल कार्ड इंजरी तक के पेशेंट विजिट के लिए आते थे और उनसे सेशंस लिया करते थे। ये उनके लिए प्रैक्टिस जैसा काम था और वो अपने पेशेंट्स के साथ इतनी नरमी और सावधानी बरतती थी कि दोबारा भी आर्या खन्ना के पास ही वो आना पसंद करते थे और उसी से अपना इलाज करवाना चाहते थे। और अब फाइनल ईयर की प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा मरीज उसके पास आया था जिसका 3 साल पहले एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके नतीजे में उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी की प्लेट्स अपनी जगह से हिल गई थीं। सर्जरी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टरों ने उसे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास भेजा था कि अगर उसकी रूटीन एक्सरसाइज जारी रही तो शायद कभी वो दोबारा चल सके। और यही उम्मीद उसे आर्या के पास लाई थी। उसके प्रोफेसर ने इस मरीज को उसे रेफ़र किया था और कहा था, अगर तुम इस मरीज को संभालने में कामयाब हो गई तो समझो तुम एक सफल आर्थोपेडिक बन जाओगी, क्योंकि वो काफ़ी घमंडी स्वभाव का मालिक है, किसी को अपने पास आने नहीं देता, बिल्कुल छुई मुई टाइप का इंसान है। आर्या ने मुस्कुराकर उन्हें देखा था और कहा, आप आर्या को चैलेंज कर रहे हैं? सोच लीजिए, शर्त लगा लीजिए, मैं एक ही सेक्शन में उसे दोबारा मेरे पास आने पर मजबूर कर दूंगी। और फिर जैसे ही वो अपने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन माइकल को चैलेंज करके बाहर निकली तो सामने से कोई व्हीलचेयर धकेलते हुए कॉरिडोर में चला आ रहा था। एक पल के लिए उसे देखकर वो वहीं ठिठक गई, क्योंकि उसे लगा था माइकल ने किसी बड़ी उम्र के आदमी की बात की होगी, मगर ये तो एक बेहद हैंडसम नौजवान था जिसकी सफ़ेद उंगलियों ने व्हीलचेयर के हैंडल को मजबूती से जकड़ रखा था और चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए वो आर्या को बड़ी नापसंदीदगी से देख रहा था। शायद माइकल को किसी ने गलत जानकारी दी थी, क्योंकि वो नौजवान तो बिल्कुल ही सॉफ्ट नेचर का और मासूम सा लग रहा था। उसे अचानक उस पर बेहिसाब तरस आया। वो कदम कदम चलती उसके करीब पहुंची और उसके व्हीलचेयर पर रखे सफ़ेद हाथों पर अपना गेहुआ हाथ रखकर उसकी ओर थोड़ा सा झुकी, अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले जाकर बोली, वेलकम मिस्टर देव अवाना, आपका इलाज करके मुझे खुशी होगी। उसने अपने होठों पर मुस्कान जगाई और उसकी आंखों में देखा, क्योंकि वो वाकई बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उस खूबसूरत और बेकसूर मासूम दिखने वाले इंसान ने जो किया, उसे देखते ही आर्या खन्ना को लगा मानो उसका दिमाग घूम गया हो। उसे तुरंत माइकल की बात याद आई कि वो बेहद घमंडी और अक्खड़ आदमी है, उससे सावधान रहना। मगर आर्या को अंदाजा नहीं था कि वो इतना बदतमीज भी होगा। वो कदम कदम चलती उसके पास आई थी। वो व्हीलचेयर पर बैठा सिर्फ उसे ही देख रहा था। आर्या ने अपने दोनों हाथ व्हीलचेयर के पहियों पर रखे, उसके हाथों पर रखे और झुककर उसकी आंखों में देखने लगी, चेहरे पर मुस्कान सजाई। वेलकम मिस्टर देव अवाना, आपका इलाज करके मुझे बहुत खुशी होगी। वो इतना मासूम लग रहा था कि माइकल की बातें उसे बिल्कुल बेतुकी सी लगी थीं।
जो कह रहा था कि वो बहुत घमंडी है और किसी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देता, उससे बचकर रहना और अपना ध्यान रखना। आर्या अपना गेहुआ हाथ उसके सफ़ेद हाथों पर रखते हुए अपना चेहरा उसके करीब किए मुस्कुरा रही थी। वो बहुत खूबसूरत था। उसकी हालत देखकर उसके दिल में हल्का सा अफसोस भी उतर आया, मगर इससे पहले कि आर्या उसके लिए दिल में कोई और नरमी महसूस कर पाती, अचानक उसने अपनी व्हीलचेयर को जोर से पीछे की ओर धकेला। आर्या के हाथ उसके हाथों से छूट गए और उसका चेहरा उससे दूर चला गया। वो संतुलन न रख सकी और एकदम से फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ी। अचानक चोट लगने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। यह हमला इतना अचानक और तेज हुआ था कि आर्या के तो एक पल में ही होश उड़ गए थे। ऊपर से शर्म और अलग आ रही थी, क्योंकि एक औरत अगर किसी मर्द के सामने गिर जाए तो तकलीफ के साथ साथ शर्म भी बहुत महसूस होती है। वो तुरंत उठी और आंखों में तेज गुस्सा लिए देव को देखने लगी, जबकि कुछ देर पहले उन्हीं आंखों में नरमी थी। वो लड़का बहुत घमंडी है, किसी को अपने पास नहीं आने देता। ये बात उसके कानों में गूंजी थी और वो अपमान की जलन से अपनी मुट्ठियां कसने लगी। उसने मन ही मन तय किया, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी जो उम्र भर याद रखेगा। लेकिन वो कुछ बोली नहीं थी। देव अब भी पूरे ध्यान से उसी को देख रहा था। फिर उसे ऐसी नज़रों से घूरने लगा जैसे कह रहा हो, देखा, मेरे बारे में जो बातें फैली हैं वो सच हैं। पर शायद वो आर्या को जानता नहीं था। उसे जिद्दी और बागी लोगों को भी काबू करना आता था। आर्या तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और पीछे से उसकी व्हीलचेयर को पूरी ताकत से धक्का दिया था। ये उसके भीतर भरे गुस्से की सीधी प्रतिक्रिया थी। सामने कमरे का दरवाजा था जो इस वक्त बंद था और व्हीलचेयर तेज रफ्तार से बही जा रही थी। इससे पहले कि उसका चेहरा सामने दीवार से टकराता और आर्या का बदला पूरा होता, आर्या ने ठीक दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे रोक दिया। वो देव के कान के पास झुककर गंभीर आवाज में बोली, मिस्टर देव अवाना, लगता है आपको लोगों की बात समझ में नहीं आती, लेकिन चिंता मत कीजिए, मुझे कई तरीकों से समझाना आता है। शायद हादसे में आपके दिमाग पर भी चोट आई है, इसीलिए आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले मुझे वही ठीक करना पड़ेगा और मेरे इलाज का तरीका ऐसा है कि जो एक बार करवा ले वो बार बार मेरे पास आता है। आपका इलाज भी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ख़ास मरीज हैं। दोनों की नज़रें फिर से मिली। आर्या की नाक से खून बह रहा था और देव की आंखों में गुस्सा उतर रहा था। एक पल के लिए ही सही वो बुरी तरह घबराया था जब उसकी व्हीलचेयर तेजी से दरवाजे से टकराने वाली थी और उसे भी कहीं ना कहीं अपनी बेबसी और बेइज्जती महसूस हुई थी। वो उसी गुस्से और बेबसी के मारे देव की आंखों में नमी चमकने लगी थी, आंखों में शोले भड़कने लगे और यही उनकी पहली मुलाकात थी। आर्या अपने ऑफिस में बैठी देव का एक्सरे ध्यान से देख रही थी, जो कुछ देर पहले ही किया गया था। उसकी स्पाइनल कार्ड की 2 प्लेटें बीच से अपनी जगह से हिल चुकी थीं, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। मामला काफ़ी जटिल था। वो अपने मन में लगातार सोच रही थी कि सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि एक बार उसकी असफल सर्जरी हो चुकी थी, इसलिए दोबारा सर्जरी का जोखिम लेना बहुत ख़तरनाक था। उसकी फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, ऐसी एक्सरसाइज करवानी पड़ेंगी कि ये प्लेटें वापस अपनी जगह पर आ जाएं और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो सच में बहुत ख़ास मरीज था। आर्या को उसकी पर्सनल जानकारी में ये जानकारी काफ़ी हैरानी भरी लगी थी कि वो इंडिया से था। वो पिछले कुछ सालों से इटली में रह रहा था, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था और इटली में अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक इमारत की तामीर का काम जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था। और एक दिन जल्दी में अपनी साइट पर जाते हुए उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता से वंचित हो गया। आर्या के हाथ में उसकी फाइल थी और उसकी पिछली ज़िंदगी की कहानी उसके सामने खुली पड़ी थी, जिसमें सिर्फ संघर्ष था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल करना कोई आम बात नहीं थी। शायद मेहनत आर्या और देव की ज़िंदगी दोनों के बीच की एक समान बात थी। उसने भी अपने कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए खुद पर बहुत मेहनत की थी। कभी कभी भी कड़वी बातें और यादें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं, जिन्होंने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अगर वो हिम्मत जुटाकर अपनी सारी कमजोरियों से लड़ाई न करती, उन्हें स्वीकार न करती, तो शायद आज किसी दूल्हे का इंतजार कर रही होती जो उसे सारी मुश्किलों से निकाल कर उसकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देता। ये आर्या की सोच थी और जो बिल्कुल गलत थी,
क्योंकि जब तक इंसान अपनी कमजोरियों से खुद लड़ना नहीं सीखता और खुद को मजबूत नहीं बनाता, तब तक कोई भी उसे उसके मसलों से निकाल नहीं सकता। यह हमारी गलतफहमी होती है कि किसी मजबूत आदमी की पनाह में आकर हम खुद मजबूत हो जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आर्या ने कड़वी सी मुस्कान होठों पर लाई और इन सारे विचारों को मन से कहीं दूर झटक दिया। फिर वो उन रिपोर्ट्स को गौर से देखने लगी जो दूसरे डॉक्टरों ने मिस्टर देव की बनाई थीं। उसकी चोट को ठीक करने के लिए उसके नेचर का गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर मेज पर रखा और अपनी आंखें धीरे धीरे मलने लगी। जहां वो मिस्टर देव के सफल करियर से प्रभावित हुई थी, वहीं उसकी चोट ने उसे अंदर तक उदास भी कर दिया था। हालांकि उनकी पहली मुलाकात काफ़ी कड़वी रही थी और वो वाकई बहुत खड़ूस इंसान था, मगर न जाने क्यों उस पर घमंड अच्छा भी लगता था। जिसने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया हो और इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचा हो, उसकी नाक पर ये थोड़ा बहुत घमंड होना बिल्कुल सामान्य बात थी। वैसे भी आर्या ने पिछले 5 सालों में न जाने कैसे कैसे मरीजों की थेरेपी की थी और इसीलिए वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। आर्या इन्हीं सभी सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो एकदम से चौंक कर सीधी हुई। अंदर माइकल दाखिल हो चुका था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी नाक कैसी है? और साथ ही हंसने भी लगा। तो उस खड़ूस ने माइकल को भी इस हादसे के बारे में बता दिया था। आर्या ने गंभीर होकर कहा, मेरी नाक बिल्कुल ठीक है। माइकल बोला, पता है, नाक पर चोट लगना इंसान की अहमियत पर चोट लगने जैसा होता है। आर्या ने हल्की सी आंखें घुमाकर उसे देखा। हम डॉक्टरों की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि हमें अक्सर पागल मरीजों का इलाज भी करना पड़ता है। इसलिए अपनी अहम और अपनी नाक दोनों की एक तरफ रखना पड़ता है। माइकल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, और यही वजह है कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, क्योंकि उस जिद्दी घोड़े को तुम ही काबू कर सकती हो, और वो घोड़ा इस अस्पताल में सेक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे हर समय 24 घंटे एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है और वो चाहता है कि वो तुम्हें अपने लिए हायर कर ले जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। वैसे भी इस अस्पताल में तुम्हारा ये आखिरी साल है और कुछ ही दिनों में तुम एक डिग्री होल्डर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनकर निकल जाओगी। तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो अस्पताल की जगह उसके घर पर जाकर कर लेना। मरीज 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। तुम जितनी बार उसकी एक्सरसाइज करवाना चाहो कर सकती हो, लेकिन बिना उसे हाथ लगाए, क्योंकि मैंने सुना है जब कोई लड़की उसके वजूद को हाथ लगाती है तो वो ऐसे ही करंट मारता है। उसने एक आंख दबाकर आर्या को इशारा किया और आर्या झुंझलाकर बोली, जो इंसान 24 सेकंड तक मुझे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो 24 घंटे कैसे करेगा? और मैं उसे हाथ लगाए बिना उसका इलाज कैसे करूंगी? इस पर माइकल ने कंधे उचका दी और बोला, इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, अपना सामान पैक कर लेना। 2 घंटे के बाद एक गाड़ी आएगी और तुम्हें लेकर उसके घर पहुंचा देगी। बेस्ट ऑफ लक। आर्या का एक भी जवाब सुने बिना वो कमरे से गायब हो चुका था। आर्या ने सिर पकड़कर कहा, तो क्या 24 घंटे मुझे उस पागल देव अबाना को बर्दाश्त करना पड़ेगा या फिर उसे मुझे? प्यून ने आकर बताया कि बाहर आपके लिए गाड़ी आई हुई है। उसने एक लंबा गहरा सांस लिया था और ख़ुद को इस मुश्किल मिशन के लिए तैयार किया। फिर उसने अपना बैग उठाया और अस्पताल से बाहर निकली। सामने एक सफ़ेद रंग की BMW खड़ी थी और ड्राइवर विनम्र अंदाज में बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो गाड़ी के करीब आई, ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला और आर्या उसमें चुपचाप बैठ गई। उसने अपना चश्मा उतारकर मुट्ठी में पकड़ लिया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि न जाने वो सिरफिरा इंसान उसके साथ क्या करेगा, मगर वो अपना बेस्ट देना चाहती थी और उसके जैसे मरीज को ठीक करके अपनी काबिलियत भी साबित करना चाहती थी। सफ़र खामोशी से कटा और गाड़ी एक आलीशान घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही वो नीचे उतरी, सामने खड़े उस बेहद खूबसूरत घर को देखकर दंग रह गई। पूरे मकान का सफ़ेद रंग का पेंट था और ग्रे कलर का गेट था। सफ़ेद और ग्रे का ये कॉम्बिनेशन आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। गेट के अंदर प्रवेश करते ही एक छोटा सा गोल लॉन था जिसमें हर रंग के फूल बेहद सलीके से खिले हुए थे। वो घर नहीं बल्कि एक खूबसूरत कलाकृति था
राहदारी में प्रवेश करते ही लगभग 50 साल की एक महिला उससे टकरा गई। शायद वो यहाँ के केयर टेकर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, और एक तरफ बने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तो क्या उसे उसके कमरे तक जाना पड़ेगा? आर्या ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा, मगर वो बस मुस्कुरा दी और बिना जवाब दिए रसोई में चली गई। आर्या हल्के कदमों से दरवाजे के पास गई और उंगलियों से धीरे से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रख दिया। देव सामने ही रिक्लाइनर चेयर पर बैठा था और उसके पैर आगे रखे ओटमैन पर फैले हुए थे। उसे इस तरह देखते हुए वो किसी सामान्य बिल्कुल परफेक्ट इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें किसी भी कमी का कोई नामो निशान न था। आर्या ने हल्की सी ठंडी सांस भरी और धीरे से उसके करीब आई। देव पास रखी मेज से कॉफ़ी का कप उठाकर घूंट घूंट पी रहा था और अखबार में खोया हुआ था। आर्या ने गला साफ किया तो वो बोला, मैं बहरा नहीं हूँ, जान गया हूँ कि तुम मेरे कमरे में आ चुकी हो। उसके बोलने का ये घमंडी अंदाज उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जचता नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा बेहद बिल्कुल मासूम और बेदाग था। खैर, आर्या ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगर आप कॉफ़ी पी चुके हैं तो हम अपना पहला सेशन शुरू करते हैं। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। उसने घड़ी पर नज़र डालकर बात जारी रखी, मगर मैं इस कमरे में कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना ही इस कमरे में वो सारा सामान मौजूद है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट को चाहिए होता है। उसकी बात पर देव ने बड़े ही रूखे से अंदाज में कहा था, मैं इतना भी जाहिल नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो, और इस कमरे में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया बल्कि तुम खुद चलकर आई हो। मेरी बॉडी एक्सरसाइज के लिए जो जो भी सामान चाहिए वो सब मैंने पास वाले हॉल में सेट करवा दिया है, मगर अगर तुम इस कमरे तक आई गई हो तो यहाँ बैठो और मेरे कुछ रूल्स अच्छी तरह समझ लो। नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं यहीं खड़ी सुन रही हूँ। आप अपने रूल्स बताइए ताकि मैं उन्हें याद रख सकूँ और हम आज की एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। उसने जल्दी से कहा तो देव बोला, पूछोगी नहीं कि मैंने तुम्हें ही अपनी थेरेपी के लिए क्यों हायर किया? ये वही सवाल था जिसे वो सच में जानना चाहती थी, क्योंकि उसके हर हाव भाव से तो उसके लिए बेजारी झलक रही थी। लगता था मानो वो आर्या से बचकर चल रहा हो, फिर भी 24 घंटे उसे अपने सिर पर रखने के लिए तैयार था। आखिर क्यों? और उसने जो वजह बताई उसे सुनकर आर्या सचमुच हैरान रह गई। देव बोला, आज से 1 साल पहले तुमने मेरे जैसे ही एक मरीज का इलाज किया था अपने प्रैक्टिस एग्जाम्स के लिए। मैंने उस व्यक्ति की सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और उसके बारे में जो डॉक्टरों की राय थी वो भी पढ़ी हैं। वे उसके बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे, मगर तुमने उसे एक ख़ास तरह की एक्सरसाइज करवाई थी और तुम्हारा तरीका इलाज ने मुझे प्रभावित किया। हालांकि तुम्हारा पहला प्रभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इशारा उनकी पहली मुलाकात की तरफ था और ये कहते हुए उसने अपनी नापसंदगी छुपाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। और आर्या हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दी। जो भी हो, वो आदमी सामने वाले की खूबियों को मानने वाला था और उन्हें स्वीकारना भी जानता था। इसमें वो कोई हिचक महसूस नहीं करता था। जिस मरीज की वो बात कर रहा था वो 1 साल पहले उनके हॉस्पिटल में आया था और बिल्कुल देव वाली स्थिति में आया था, यानी वही व्हीलचेयर, और उम्र लगभग यही कोई 20 से 25 साल। डॉक्टरों का उसके बारे में कहना था शायद वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका है, कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। मगर उस पेशेंट की आंखों में उम्मीद थी, जुनून था, एक आग थी कि वो फिर से चलकर दिखाएगा। और यही जुनून और यही उम्मीद आर्या को आज देव की आंखों में भी देखनी थी। शायद इसी वजह से पहली मुलाकात में वो उसके इतना करीब आकर उसकी आंखों में झांकने लगी थी, मगर शायद उसने इस बेबाकी को गलत समझ लिया था, तभी उसने उसे फर्श पर मुंह के बल गिरा दिया था। क्योंकि अगर मरीज के अंदर ठीक होने की उम्मीद ना हो तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता, और वही उम्मीद आर्या को देव में देखनी थी, ताकि उसे पता चल सके कि वो उस पर जो भी मेहनत करेगी वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी। क्योंकि उसे ठीक करना मुश्किल था मगर शायद नामुमकिन नहीं था। और यही बात आर्या ने उसे बताई तो वो एक पल के लिए खामोशी से उसे देखता रहा। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसे आर्या की बात पसंद आई है या नापसंद, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सपाट थे। उसने उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम कभी भी मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछोगी, सिर्फ और सिर्फ बल्कि अपने प्रोफेशन तक सीमित रहोगी।
और आर्या को भला क्या ऐतराज हो सकता था। शायद वो वास्तव में उसे कोई छिछोरी किस्म की लड़की समझ रहा था, जो उसके रूप से प्रभावित होकर अपना दिल उस पर हार बैठी हो। उसे भला उसकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना हो सकता था। और जब उसने अपनी दूसरी शर्त बताई तो वो हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी, जैसे उसके शब्दों समझने में उसे कोई गलती हुई हो। वो बोला था कि मुझे काले बालों वाली औरतें सख्त नापसंद हैं। थोड़ी देर में यहाँ एक हेयर एक्सपर्ट आएगी और तुम्हारे बाल मेरी पसंद के अनुसार रंगेगी। आर्या ने इस बार झुंझलाकर कहा कि मेरे काले बालों से आपको क्या एतराज है। और जो बात उसने कही वो उसे अंदर तक हिला गई थी। वो बोला कि मुझे काले रंग से नफरत है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और आर्या को यूं लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा हो। तो क्या वो उसे उसके बालों की आड़ में उसके रंग पर तंज कस रहा था। आर्या का चेहरा इंसल्ट से लाल पड़ चुका था और उसके अगले शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसका दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए और फिर कभी शख्स के सामने ना आए। और उसे जो लगता था कि इस देश में हिंदुस्तान जैसी बात नहीं, जहाँ लोग आपके रंग पर सबसे ज़्यादा तंज करते हैं। क्योंकि वो जितने समय से यहाँ पर रह रही थी आज तक किसी ने उसके रंग पर कोई बात नहीं की थी, मगर ये शख्स। आर्या का दिल चाहा कि वो उसका मुंह नोच ले। उसे ऐसे देखकर वो कुछ पल तक उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं होगी, मगर आपने मुझे आते ही पर्सनली तौर पर हर्ट किया है, मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे रंग का मजाक उड़ाया है। आप खुद को एक बहुत सभ्य इंसान समझते हैं, मगर मुझसे पूछें तो आप एक हद दर्जे के घमंडी और जाहिल इंसान हैं। आपने मेरी तौहीन की है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आर्या ने इतने दिनों का गुस्सा एकदम से बाहर निकाल दिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका वो कॉम्प्लेक्स जिसे छुपाने के लिए उसने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा रखी थीं, अचानक ही बाहर आ गया। उसका तो जैसे दिल ही टूट गया था और देव उसे हैरान और परेशान सा देखता रहा, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा हो कि वो क्या बोल रही है और रो क्यों रही है। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था। इससे पहले कि वो कोई और बात करता, आर्या वहाँ से उल्टे कदमों वापस लौटी थी और बाहर आ गई। वो इस घर में अब एक मिनट भी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल आ गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और दुख इतना गहरा था जैसे आज सब बह जाएगा। अचानक ही उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और माइकल कमरे में आता दिखा। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। आर्या, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, तुम वहाँ से चली क्यों आई? मुझे तो पहले ही पता था उस इंसान को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद मैंने तुम्हें वहाँ भेजकर गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। वो सच में बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था और उसे रोता देखकर तो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। आर्या ने पास रखे एक बड़े से टिश्यू बॉक्स से ढेर सारे टिश्यू खींचकर निकाले और अपनी आंखें रगड़ डाली, जो कि पहले ही लाल पड़ चुकी थीं। उसने कहा, आइंदा उस आदमी की कोई भी बात मेरे सामने मत कीजिएगा। आप उसके लिए किसी और को भेज दें, मेरी तरफ से माफ़ी। माइकल ने उसे कोई और बात नहीं की और शर्मिंदा सा कमरे से बाहर चला गया। आर्या ने अपना बैग उठाया और अपने फ्लैट की तरफ चल दी, जो हॉस्पिटल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। उसे लगता था कि इटली जैसे देश में रहकर वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी, अपनी मर्जी के अनुसार खुलकर सांस ले पाएगी, जहाँ कोई भी उसे उसके अतीत को लेकर ताने नहीं मारेगा। मगर आज उसने महसूस किया कि चाहे वो सफलता के किसी भी मकाम तक पहुंच जाए, उसका ये कॉम्प्लेक्स हमेशा उसका पीछा करेगा और अचानक से उसे अंदर से तोड़ डालेगा, जैसा आज हुआ था। ये आर्या का वो ट्रॉमा था जिससे निकलने के लिए वो पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रही थी और एक ही पल में सब कुछ मिटता हुआ दिखाई दे रहा था। अब न जाने वो खुद को कैसे संभाल सकेगी, क्योंकि वो एक बदसूरत काली लड़की थी और ये बात कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धड़ाम से गिर गई थी और जारो कतार रोने लगी। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक डोरबेल की आवाज़ ने आर्या को उठाया। उसने चौंक कर आंखें खोलीं तो सुबह के 5 बज चुके थे। भला इस समय उसके दरवाजे पर कौन हो सकता है, उसे थोड़ी सी चिंता हुई। वो जल्दी से उठी। उसका वही कल वाला हाल था, ना उसने कपड़े बदले थे ना ही उसके बाल संवारे हुए थे। वो जल्दी जल्दी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को थोड़ा सा सामान्य करने लगी। वॉशरूम में गई और कुछ छींटे मुंह पर मारे।
आंखों की लाली कुछ कम हुई। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कल वाला गुस्सा एकदम से आर्या के चेहरे पर फैलने लगा था, क्योंकि सामने शर्मिंदा सा माइकल खड़ा था और उसके साथ ही व्हीलचेयर पर बैठा वही आदमी जिससे उसे नफरत थी, सख्त नफरत, जिसने एक ही पल में उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था और जिसकी शक्ल तक वो देखना नहीं चाहती थी। वो उसे गौर से देख रहा था। उसके दोनों सफ़ेद हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे स्थापित थे और वो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। आर्या ने माइकल को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों से सवाल किया कि मेरी कल वाली बात भूल गए, और उसने शर्मिंदगी से जैसे सफाई देने की कोशिश की। कहने लगा कि सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो, शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम्हारे मन में। आर्या ने कहा तुम अंदर आ जाओ, मगर मैं इस व्यक्ति को अपने फ्लैट में नहीं घुसने दूंगी। कहने लगा ठीक है, मुझे तो अंदर आने दो। उसने रास्ता छोड़ा तो वो उसके साथ अंदर आ गया और उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो इतनी वो इतनी असभ्य हरगिज नहीं थी, मगर इस व्यक्ति के लिए वो कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, ये तो तय था। माइकल ने कहा क्या तुमने मिस्टर देव की फाइल पढ़ी थी? उसमें उनकी पर्सनल जानकारी दर्ज थी। आर्या ने कहा कि मेरी इस बेइज्जती का उस फाइल से क्या संबंध जो उसने मेरी कल की? कहने लगा बड़ा ही गहरा संबंध है, इसीलिए तो मैंने वो फाइल तुम्हें पकड़ाई थी। आर्या आर्या कहने लगी कि मैंने सिर्फ सरसरी सा जायजा लिया था, वैसे भी मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं इस बारे में और जानने का। माइकल कहने लगा उस फाइल में उसके एक ट्रॉमा का उल्लेख था जिसने उसकी पर्सनालिटी पर गहरा असर छोड़ा। उसे ब्लैक कलर फोबिया है। तुम जब कल उनके घर गई थी तो तुम्हें कोई एक भी चीज़ ब्लैक रंग में दिखाई दी थी? उसने जैसे एक सवाल किया और एकदम चौंक गई, क्योंकि उसके घर जो केयर टेकर थी वो 50 साल की औरत थी। उसके बाल भी सिल्वर शेड के रंगे हुए थे और उसने सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था। चौकीदार और ड्राइवर से लेकर किसी ने भी कपड़ों में या बालों में कोई काला रंग तक नहीं किया था। इस घर में मौजूद पर्दे भी सफ़ेद और गिरे रंग के थे। वो हैरानी से माइकल को देख रही थी। माइकल आगे कहने लगा कि मिस्टर देव का बचपन सामान्य नहीं बीता। बचपन में उसके माँ बाप को किसी ने मार दिया था और उस हत्यारे को देव ने अपनी आंखों से खुद देखा था, जिसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, काले ही रंग का मास्क था और हाथों में भी काले ग्लव्स थे। वो अक्सर ही उसे सपनों में आकर डराता था और तब से उसे काले रंग का फोबिया है। ये सच है कि वो पूरी दुनिया से काला रंग नहीं निकाल सकता, मगर जो लोग उसके बेहद करीब हों उसे इसका ध्यान रखना पड़ता है। माइकल ने जैसे ये बात शर्मिंदगी से उसे समझाई थी। आर्या के माथे की सिलवटें कम हो गईं तो माइकल आगे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि लड़कियाँ अपने बालों के बारे में काफ़ी भावुक होती हैं, इसीलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा कि वो तुम्हारे बालों का रंग बदलना चाहता है, मगर तुमने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दिखा दी। वो सारी रात ये सोचकर परेशान रहा था कि आखिर उस लड़की को हुआ क्या है। तो क्या वो सच में उसके बालों के बारे में ही बात कर रहा था? वो एकदम से कंफ्यूज हो गई। माइकल ने कहा कि उसे अब और बाहर खड़ा करना ठीक नहीं है। एक बार उसे अंदर बुलाओ और बैठकर इस मामले को सुकून से सुलझाओ। मैंने तो उसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई और थेरेपिस्ट भी भेज दूंगा जो अपने बाल खुशी खुशी तुम्हारे लिए रंगवा लेगी, मगर वो जिद्दी है और एक बार तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ। अब आगे जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो तुम्हारी अपनी पसंद है, मगर मेरा विचार है कि एक बार बैठकर उससे शांति से बात कर लो। माइकल शांति और समझदारी भरे अंदाज में बोलने लगा और कुछ देर के बाद सामने वो व्हीलचेयर पर बैठा था और अभी तक गौर से आर्या को देख रहा था और बीच बीच में वो कुर्सी पर बैठा चाय के कप से घूंट घूंट भी पी रहा था जो उसने मेहमान नवाजी के तौर पर उसे बनाकर पेश की थी। उसके काले लंबे बाल चोटी में बंधे हुए थे। उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी आंखों का रंग भी काला है, क्या इनमें भी लेंस लगवा लूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूँ। कहने लगा कि लगवा लो तो अच्छा है, वरना तुम्हारी मर्जी। उसने जैसे कंधे उठाए थे, लेकिन आर्या की अगली बात ने उसे बुरी तरह हैरान कर दिया। उसने कहा और मेरी स्किन के रंग के बारे में क्या विचार है आपका, क्योंकि ये भी काला है और बदकिस्मती से इस पर सफ़ेद रंग की पॉलिश नहीं की जा सकती। उसकी बात सुनकर वो कुछ क्षणों के लिए हैरान और परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पर रख दिया और व्हीलचेयर को थोड़ा सा उसके करीब लाया। फिर कहने लगा कल जो तुमने इस हद तक प्रतिक्रिया दिखाई थी, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम पर कोई ताना मारा है तुम्हारे रंग के बारे में? वो जैसे आर्या की बात का मतलब आज समझा था
और उसने बड़ी मुश्किल से चाय का घूंट अपने गले से नीचे उतारा। आर्या के लिए मुंह से इस बात को स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि सवाल उसके अपमान का था। वो बड़ी ही बारीकी और गौर से उसका चेहरा देख रहा था। फिर उसने चाय का कप मेज से उठाया और उस कप के अंदर देखने लगा। कहने लगा, पता है मुझे कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद है? आर्या ने एकदम अपनी भौहें चढ़ा ली। भला इतनी गंभीर बात में ऐसी बेतुकी बात का क्या मतलब था? मगर उसने जवाब खुद ही दे दिया। कहने लगा, चाय का रंग। मुझे चाय का रंग बहुत पसंद है, खासकर हिंदुस्तानी चाय। तुम चाय काफ़ी अच्छी बनाती हो। और तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा रंग काला है? तुम्हारा रंग पता है किस जैसा है? वो उसकी आंखों में जैसे आंखें डालकर कहने लगा, बिल्कुल चाय के जैसा, गेहूं के कच्चे दाने जैसा, जो पकने को बिल्कुल तैयार होता है। क्या वो रंग काला होता है? उसने मासूमियत से पूछा, और वो कई क्षणों तक उसका चेहरा देखती रही। एकदम से उसके दिमाग में इस व्यक्ति के बारे में बनी हुई छाप उस चाय से उठती हुई भाप में अचानक से गायब हो गई थी, और वो सच में लाजवाब हो गई। वो बहुत घमंडी था, लेकिन वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान था, और उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने सच में केवल उसके बालों के बारे में ही बात की थी। आर्या ने अचानक चाय का कप मेज पर रखा। थोड़ी देर पहले वाली शर्मिंदगी अब दूर हो गई थी। अब इस विषय पर और कोई बात नहीं। उसने घड़ी पर समय देखा और कहा कि अब आप घर जाएं। 8 बजे मैं अपना पहला सेशन लेने आऊँगी, और मैं समय में देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। हर चीज़ तैयार होनी चाहिए। ये कहते हुए वो उठकर वहाँ से चली गई। मगर वो जानती थी कि वो पीछे बैठा उसे देखकर मुस्कुराया होगा, क्योंकि उसने आर्या को मना लिया था। ठीक 8 बजे वो उसके घर पहुँच चुकी थी। सामने राहदारी में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। आर्या ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा तो ताज़ा ताज़ा चॉकलेट ब्राउन रंग में रंगे बाल उसके चेहरे पर काफ़ी सूट कर रहे थे। उसने उन्हें कर्ल करके एक तरफ डाल रखा था। आर्या ने पहली बार अपने चेहरे के रंग को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी, क्योंकि उस व्यक्ति का लगाया गया अंदाजा बिल्कुल सही था। शायद ये उसके अंदर का हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि उसे अपना गेहूं जैसा रंग भी काला काला दिखाई देता था। वो मुस्कुराते हुए राहदारी पार करके उसी हॉल जैसे कमरे में पहुंची, जहां पर वो पहले से एक ट्रैक सूट में नीचे बिछे मैट्रेस पर बैठा हुआ था। उसे सच में पता था कि आर्या की थेरेपी करने का तरीका क्या है। आर्या ने एक मुस्कान अपने होठों पर सजाई, अपना बैग एक साइड पर रखा, मगर उसने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया और बोला कि इन्हें बदल लो। आर्या ने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा, क्योंकि उसमें कहीं भी काले रंग का धब्बा तक नहीं था। कहने लगा, मेरी तरह कंफर्टेबल ट्रैक सूट पहन लो तो आसानी रहेगी। देव ने उसे समझाया तो वो कमरे से सटे वॉशरूम में चली गई, जहां उसी जैसा एक लेडी ट्रैक सूट पहले से टंगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उनकी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी थी। वो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को अपने हाथों से मूवमेंट करवा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था। अभी वो इस काबिल नहीं था कि उसे अलग अलग मशीनों के जरिए एक्सरसाइज करवाई जाए, इसीलिए और फिर 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद वो पसीने में काफ़ी हद तक भीग चुका था। आर्या ने कहा कि इतनी जल्दी थक जाओगी तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हंसकर कहने लगा कि तुम नहीं जानती कि मैं किस कदर सख्त जान हूँ, मगर ऑपरेशन और लंबे समय तक दवा खाने के बाद मेरा शरीर इतनी मेहनत को सहने में थोड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। वो हाँफते हुए समझाने लगा और आर्या धीरे से मुस्कुरा दी। उसने कहा कि अब अपनी शर्ट उतारो, तो वो एकदम से चौंक कर आर्या को देखने लगा, जैसे उसे समझ में ना आया हो कि वो अब उसके साथ क्या करने वाली है। उसने खुद ही आगे बढ़कर उसकी शर्ट उतार दी। उसके मजबूत गोरे शरीर पर पसीने की बूंदें चिपक कर रह गई थीं। वो नीचे मैट्रेस पर बैठा था और वो उसके पीछे झुकी उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी दूधिया कमर पर पसीने की बूंदें चिपकी हुई थीं। आर्या ने एकदम अपनी उंगलियों को उसकी कमर के बीच में रखा और धीरे धीरे ऊपर की ओर घुमाना शुरू कर दिया, और देव को ऐसा लगा जैसे उसके स्पर्श ने उसे अंदर तक पिघला दिया हो। एक करंट सा दौड़ गया था उसके अंदर। इससे पहले कि वो अपनी उंगलियों से कोई और हरकत करती, देव ने एकदम पीछे से आर्या के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा था, और वो उसके सिर के ऊपर से कलाबाजी लगाती हुई उसके सामने मैट्रेस पर गिर गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसका दिमाग उलट पुलट हो गया। वो मैट्रेस पर बैठा हुआ था और आर्या उसके सामने लेटी हुई थी। दिल ऐसा था जैसे पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह फड़फड़ाए जा रहा था। वो उसके ऊपर झुका, उसे दोनों कंधों से जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में शायद कोई पागलपन था या फिर जुनून।
वो समझ नहीं पाई कि वो किन कंडीशन से गुजर रहा था, और आर्या पर बस एक ही कंडीशन छाई हुई थी और वो था गुस्सा। उसने तेजी से चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी। आर्या के शब्द मुंह में ही रह गए थे कि उसने अपनी सफ़ेद उंगलियां उसके होंठों पर जोर से रख दी। शब्दों के बाहर निकलने का रास्ता रुक गया और उसकी सांस भी। वो और अधिक उसके ऊपर झुका, लाल आंखों से देखता हुआ। मैंने आज तक किसी औरत को ये अनुमति नहीं दी कि वो मेरे वजूद के साथ छेड़छाड़ करे, और ना ही कभी किसी को करीब आने दिया है। मैं केवल तुम्हें ये अनुमति इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से ज़मीन पर अपने कदम टिकाकर चल सकूँ, भाग सकूँ और फिर उड़ सकूँ। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सपने को संभव बनाओगी। मैं तुम्हारी हर बदतमीजी माफ़ कर दूंगा। वो नहीं जानता था कि किस ट्रांस में वो ये सब कह रहा था। उसका लहजा भावनाओं की गर्मी से भरा था और गर्म सांसें आर्या के वजूद पर पड़ रही थीं। ये कहकर वो उसी पोजीशन में उसे देखता रहा, लेकिन आर्या में और सहने की ताकत नहीं थी। वो एकदम से उसे पीछे धकेल कर उठी और अपने नाजुक वजूद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाया। दिल तो चाहता था एक थप्पड़ भी उसके चेहरे पर जड़ दे, मगर वो उसका पेशेंट था और उसे पेशेंस रखना था। आर्या ने उसे दूर हटते ही उससे गुस्से से कहा, तुम मेरे ट्रीटमेंट को बदतमीजी कह रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे जितना नॉनसेंस इंसान नहीं देखा। माइकल ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारा दिमाग भी हिला हुआ है। खुद सर घमंडी इंसान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर लट्टू हो गई हूँ और अपनी अदाएं तुम्हें दिखा रही हूँ? मैंने तुम्हारी पिछली बदतमीजियाँ माफ़ करके तुम्हारी थेरेपी शुरू की थी, हालांकि वो भी माफ़ किए जाने के लायक नहीं थी। न जाने मैं फिर यहाँ पर क्यों आ गई थी। क्योंकि किसी ने मुझे इंसानों की तरह रिक्वेस्ट की थी, मगर ये क्यों भूल गई थी कि मिस्टर देव अवाना को इंसान से जंगली बनने में देर नहीं लगती। आर्या ने उसे अच्छी खासी झाड़ करने के बाद अपने कपड़े सीधे किए और उठकर खड़ी हुई। और हाँ, रही बात तुम्हारे इस जमीन पर चलने वाले सपने की, तो अगर ऐसी हरकतें रह गई तुम्हारी तो जमीन पर बस रेंगने वाले कीड़े बन जाओगे। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे की लाली और बढ़ गई, मगर उसे परवाह नहीं थी। फिलहाल तो वो इसी के काबिल था। आर्या ने आगे कहा, आज का सेशन ख़त्म हुआ और अगले सेशन लेने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिमाग, जिसमें न जाने क्या क्या गोबर भरा है और जो अपनी डॉक्टर के बारे में भी इतनी घटिया राय रखता है, ये अपने ठिकाने पर आ जाएगा। और जब तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे कॉल कर देना। आर्या ने यह कहते हुए अफसोस और गुस्से से सिर हिलाया और कमरे से रफू चक्कर हो गई। जाते जाते भी दरवाज़ा जोर से बंद किया था ताकि उसे पता चल सके कि उसका गुस्सा इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। वो पीछे बैठा शायद अभी तक गुंग था, इसीलिए उसे पुकारने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो तेज तेज कदमों से घर से निकलने लगी, मगर हाउसकीपर उसके रास्ते में उसे रोककर खड़ी हो गई और कहा, आप नाश्ता यहीं से करेंगी, ये बॉस का आदेश है। आर्या ने अपना चश्मा आंखों से उतारकर सर पर रखा और उसे घूरते हुए कहा, नाश्ता तुम अपने बॉस को ही कराओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खाने में कुछ मीठा ठूंस देना उन्हें, शायद इससे उनके मुंह में घुली कड़वाहट कुछ कम हो जाए। ये कहते हुए वो राहदारी पार करते हुए घर से निकल पड़ी, मगर उसे यकीन था कि उसकी इस बात पर वो हाउसकीपर या फिर मास्टर शेफ जोर से हंसी होगी, और हुआ भी ऐसा ही था। उसके कानों में उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मतलब उसे भी पता था कि उसके कूचे से बड़ी बड़ी बेआबरू होकर निकलेगी वो। न जाने वो खुद को क्या समझता है, घमंडी अकड़ू कहीं का। आर्या घर जाने के बाद भी लगातार उसी के बारे में सोच रही थी और उसे सोच सोचकर उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। गुस्से के साथ भूख भी बढ़ गई, क्योंकि वो नाश्ता घर से करके नहीं गई थी। उसने सोचा था पहले मिस्टर देव को एक्सरसाइज करवाएगी, उसके बाद नाश्ता करेगी, मगर इस सब में तो उसकी जान ही की दुर्गत बन चुकी थी। जल्दी से फ्रिज खोला, ब्रेड और जैम निकाला, डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे दांतों से काटने लगी, साथ ही जूस का गिलास पिया और फिर अस्पताल के लिए निकल गई। क्योंकि माइकल का कहना था, तुम अस्पताल की बजाय मिस्टर देव के घर जाकर उनकी थेरेपी करोगी, इसलिए अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं। मगर उसे अस्पताल जाने की ही ज़रूरत थी, और अगर उसे आर्या से इलाज करवाने की ज़रूरत होगी तो वो अस्पताल चला आएगा। उसके घर तो वो कभी भी नहीं जाएगी। उसने तय कर लिया था कि जहाँ से वो 2 बार बेइज्जत होकर निकली थी, तीसरी बार नहीं जाना चाहती। अस्पताल पहुंची तो उसके साथी थेरेपिस्ट और सर्जन्स ऑर्थोपेडिक कार्ड में पेशेंट्स का चेकअप कर रहे थे। कुछ और पेशेंट्स भी आ चुके थे जिन्हें सेशन लेने की ज़रूरत थी। उसने एक सरसरी सा जायजा लेने के बाद सीधे माइकल के पास ऑफिस पहुंची,
जो किसी फाइल में सर दिए बैठा था। दरवाजे पर 2 उंगलियों से दस्तक देकर उसे अपनी ओर ध्यान दिलाया और सीधे जाकर उसके सामने वाली सीट पर जैसे ढेर हो गई। वो चश्मा उतारकर हैरानी से उसे देख रहा था और आर्या उसे घूर रही थी, क्योंकि माइकल की सिफारिश पर ही वो दोबारा जलील होने उसके कूचे में गई थी। माइकल ने जैसे सिचुएशन का अंदाजा फिर से लगाना चाहा और फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, अब क्या कर दिया मिस्टर देव ने? वो मासूमियत से पूछ रहा था और आर्या गुस्से से तमतमाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। अगर उसे मेरी थेरेपी चाहिए तो उसे मेरे दरवाजे पर यानी इस अस्पताल में आना होगा, वरना तुम किसी और को भेज दो, मेरी तरफ से अनुमति है। आर्या ने 2 टूक लहजे में कहा तो वो एकदम से चुप हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोट करने लगा ताकि जान सके कि इस बार बेइज्जती की वजह और गंभीरता क्या थी। लेकिन उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसने एक झुरझुरी ली। समझते देर न लगी कि मामला काफ़ी गंभीर है। खुद को संभाला और कहा, मिस्टर देव अलग तरह के पेशेंट हैं और मैंने तुम्हें इसीलिए उनके पास भेजा कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत है, तुम उन्हें सह लोगी। मगर शायद मैं गलत था, क्योंकि लड़कियां वास्तव में बहुत सेंटिमेंटल होती हैं। माइकल को जैसे मायूसी हुई थी। आर्या ने कहा, एक हद होती है बदतमीजी की। मेरा स्टेमिना बाकी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी पागल मर्द की बदतमीजी इस हद तक सह सकूं। हाँ, अगर उसे अपनी थेरेपी इसी अस्पताल में आकर करवानी है तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी, मगर मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मेरी अना इसे बर्दाश्त नहीं करती। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और माइकल आर्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और हंसते हुए बोला, उस बदतमीज इंसान को तुम्हारा तरीका पसंद आया है और वो तुमसे ही इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि वो वास्तव में ठीक होना चाहता है और उसे लगता है कि तुम उसे ठीक कर दोगी। फिर उस पागल खड़ूस से जाकर कहो कि अपने मसीहा को यूं अपमानित नहीं करते। कह देना उसे कि पहले आकर मुझसे माफ़ी मांगे और फिर इसी अस्पताल में मैं उसकी थेरेपी करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा किसी भी बात पर मुझसे बातचीत मत करना। आर्या ने माइकल को धमकी देकर कहा और वहाँ से चली गई। सच तो ये था कि वो भी अब उसे और सहन नहीं कर सकती थी। जो थोड़ी बहुत सहानुभूति उसके दिल में उसके लिए पैदा हुई थी, वो उसके घमंड और अकड़ के आगे गहरी नींद सो गई थी। वो अपने ऑफिस में बैठी दूसरे पेशेंट्स की फाइल का जायजा ले रही थी और उनकी इंजरी के बारे में अपने साथी थेरेपिस्ट की राय ले रही थी कि अचानक उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और आर्या का गला तक कड़वा हो गया, क्योंकि सामने जो दृश्य उसे दिखाई दिया था वो उस घमंडी इंसान का था जो व्हीलचेयर पर बैठा था और वो उसे अंदर तक उतरती नज़रों से देख रहा था। किसी हाल में उसके एक्सप्रेशन में कोई कमी या नरमी का संकेत नहीं था। आर्या ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और अपने कलीग से बात जारी रखी। वो धीरे धीरे व्हीलचेयर धकेल कर उसके बिल्कुल करीब, बिल्कुल सामने आया और ऊंची आवाज़ में कहा, क्या मैं मिस आर्या से अकेले में बात कर सकता हूँ? उम्मीद है कि आपको मेरी दखलंदाजी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ थोड़ी देर बाहर चले जाएं। वो इस कदर सभ्य लहजे में आदेश दे रहा था और उसके कलीग्स एक सेकंड में अपनी फाइलें समेटकर ऑफिस से बाहर हो गए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि मिस्टर देव पागल किस्म के हैं, कहीं उन्हें झाड़ ही न लगा दें। आर्या बिल्कुल हैरान होकर उसे देख रही थी, जिसने कुछ ही पलों में उससे मिलने का रास्ता निकाल लिया था, या शायद उसे और अपमानित करने का नया बहाना ढूंढ लिया था। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी और आर्या को यकीन था ये मुलाकात भी दूसरी मुलाकातों की तरह उसके अंदर कोई नई कड़वाहट घोल देगी। उसने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है मिस्टर देव, मैं मीटिंग में बिजी थी। वो कहने लगा, मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय कुछ भी नहीं। आर्या उसकी बात सुनकर अंदर तक जल गई। आप एक बेहद फालतू और खुदपरस्त इंसान हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको इस देश में हजारों डॉक्टर मिल जाएंगे और मैं कोई इतनी अच्छी थेरेपिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मेरी डिग्री भी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जैसे उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बेस्ट थेरेपिस्ट नहीं हो और तुम्हारे इलाज में कई कमजोरियाँ मुझे महसूस भी हुई हैं आज वाली एक्सरसाइज में, मगर खैर वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। मगर उन हज़ारों में और तुम में बहुत फ़र्क है कि मुझे बार बार अपनी व्हीलचेयर धकेल कर इसी अस्पताल में आना पड़ता है और तुम्हारे नखरे उठाने पड़ते हैं। उसकी एक नज़र एक पल के लिए भी उसके चेहरे से हट नहीं रही थी, पर आर्या गुस्से से उसे देख रही थी, जिसकी तीसरी बार भी बेइज्जती हो चुकी थी। मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया और कहा, जी फरमाइए, क्या फ़र्क है मुझ जैसी अनाड़ी थेरेपिस्ट में
और उन हजारों परफेक्ट डॉक्टर्स में जिनके पास आप जाना जरूरी नहीं समझ रहे। वो हल्का सा वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल में पड़ने वाला गड्ढा देखकर आर्या की नज़र वहीं अटक गई। उसके दिल ने अनचाही सोचा, अगर ये इंसान घमंडी न होता तो कितना परफेक्ट इंसान होता, और अगर उसमें थोड़ा सा सम्मान होता तो शायद ये उसे इतना बुरा न लगता जितना अभी लग रहा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आंखों का फर्क। आर्या मुंह खोलकर उसे देखने लगी। उसने तुरंत पूछा, मतलब? मैं आपके पास आने से पहले सैकड़ों डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, महंगे से महंगे फिजियोथेरेपिस्ट से सेशन ले चुका हूँ, मगर उन सब की आंखें वैसी नहीं थीं जैसी कि आपकी हैं। आर्या को उसकी इस तरह की बेसिर पैर की बातों से उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, क्या खास बात है मेरी आंखों में? इस बार गुस्से की जगह जिज्ञासा थी। वो बोला, जुनून, शिद्दत, जज्बा और लगन। दुनिया में बहुत कम आंखें ऐसी होती हैं जिनमें ये चारों चीज़ें एक साथ हों, और इन्हीं आंखों की वजह से मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ और नखरे सह रहा हूँ और बार बार तुम्हारे दर पर खुद को घसीट कर ले आता हूँ। आर्या के दिल में आया, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उल्टा मैं नखरे दिखा रही हूँ या फिर ये? वो आगे बोला, मिस आर्या, आप जानती हैं दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, वो अपने काम में बहुत माहिर भी होते हैं, मगर उनमें जज्बे की कमी होती है। वो जज्बा जिसके साथ उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि उनके हाथ में शिफा, इलाज करने की शक्ति क्यों नहीं है, जबकि वो पूरी कोशिश करते हैं और इसका बस एक ही जवाब है, उन्हें अपने काम से इश्क नहीं रह जाता। वो अपने पेशे को सिर्फ नौकरी या रोजगार का जरिया बना लेते हैं। पर तुम उनसे अलग हो। तुम में हजार कमियां सही, तुम बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं हो। तुम उन बड़े बड़े थेरेपिस्ट के बराबर भी नहीं हो जिनके सेशन में मैं जा चुका हूँ, क्योंकि वो अपने काम में माहिर हैं, मगर उनमें एक कमी है, वो अपने पेशेंट के अंदर के जज्बे को जगाने में नाकाम रहते हैं और जितनी भी मेहनत कर लें उसे ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि एक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट का पहला काम अपने पेशेंट को समझना होता है, उसके अंदर से ये चीज़ बाहर लाना कि वो ठीक हो सकता है और ये काम संभव हो सकता है। मगर वो डॉक्टर सिर्फ आपकी फाइल पढ़कर ही कह देते हैं कि आपका इलाज संभव नहीं, तो वो पेशेंट भला ठीक कैसे हो सकता है? कैसे खुद को जोड़कर एक नए सिरे से कोशिश कर सकता है खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की? आर्या ने अपनी उंगलियों में पेन दबा रखा था जो पसीने से भीग गया था। उसे आज ये बात माननी पड़ रही थी कि मिस्टर देव, जो बिल्कुल घमंडी और बदतमीज है, मगर उनकी बात में विरोधी को मान लेने का हुनर छिपा होता है। उनके शब्द अगर आपको गहरी चोट पहुंचा दें तो वही मरहम भी रखते हैं, ऐसा मरहम कि हम बार बार उसी के हाथों चोट खाना पसंद करते हैं। वो जो अपनी तरफ से सोच रही थी कि आज के बाद उनकी शक्ल भी नहीं देखेगी और ना ही उनकी थेरेपी करेगी, वो ये मान रही थी कि उनसे पीछा छुड़ाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, और उसकी नेचर ऐसी थी, अगर कोई इंसान उसे चोट देने के बाद उस पर मरहम रखता तो वो तुरंत पिघल जाती। उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर अपनी पिछली फाइल बंद कर दी जो किसी नए पेशेंट की थी, क्योंकि उसे अब इस बदतमीज इंसान को और सहना था। वो जैसे ही उस हॉल जैसे कमरे से निकली, पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। आज तो मिस्टर देव ने उसके सारे स्टेमिना निकाल लिए थे। हालांकि उसमें काफ़ी स्टेमिना था, वो घंटों तक पेशेंट के साथ सेशन ले सकती थी, मगर बीच में आराम भी होता था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटे हुए पेशेंट में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वे थकाने वाली एक्सरसाइज कर सकें। इसलिए मशीनों से ज़्यादा उन्हें हाथों से मूवमेंट करवाई जाती थी। मगर मिस्टर देव, जो वास्तव में कमाल था, पहले 1 महीने तो हल्की फुल्की थेरेपी कराता रहा, मगर अब जैसे उसमें कोई सुपरमैन घुस गया था जो तुरंत भागना चाहता था और उड़ना चाहता था, और वो इस चक्कर में परेशान हो गई थी। अभी वो अपने शरीर का वजन पैरों पर नहीं उठा सकता था, क्योंकि इसके लिए बहुत समय और लगन की ज़रूरत थी, मगर उसने जल्दी ठीक होना था, क्योंकि मिस्टर देव के अनुसार उसका बहुत काम प्रभावित हो रहा था। उसकी इमारत जिसका ढांचा बन चुका था, अब इस प्रोजेक्ट को वो जल्दी से जल्दी पूरा करना था, जिसके लिए उसका पूरी तरह से ठीक होना और फिट होना बहुत ज़रूरी था। वो पानी की बोतल मुंह से लगाकर पी रही थी कि अचानक वो भी अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए बाहर आया और कहा, मिस आर्या, मैं अभी आधा घंटा और एक्सरसाइज कर सकता था, मगर औरतें सदा की नाजुक मिजाज होती हैं। औरतों को तो फिजियोथेरेपिस्ट होना ही नहीं चाहिए।
वो एकदम उसकी ओर मुड़ी, क्योंकि अगर उसकी चलती जबान को न रोका जाए तो वो उसके बारे में और दो चार तारीफें कर डालता। मैं वो उसके आगे झुकी और कहा, तो आपको किसने कहा था कि एक औरत से थेरेपी कराएं आप? क्योंकि मैंने सुना है इस शहर में मर्द थेरेपिस्ट भी हर जगह अपना क्लिनिक खोल चुके हैं, और उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर ये बोर्ड तो नहीं लगाया कि मिस्टर देव अबाना का अंदर आना मना है, क्योंकि वे आपकी असलियत से अनजान हैं। आर्या ने भी उस पर तंज किया और उठकर जाने लगी, जबकि पीछे से देव के खूबसूरत गुलाबी होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। पता नहीं क्यों उसे इस लड़की को परेशान करने में मजा आता था। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी और वो मिस्टर देव के टेस्ट और उसकी सेहत के अनुसार चुनी चुनी चीज़ें उसकी प्लेट में डाल रही थी, क्योंकि वो सिर्फ उसकी थेरेपी ही नहीं कर रही थी बल्कि उसके खाने और अन्य चीज़ों का भी ध्यान रख रही थी, और इसके लिए उसे अलग से कोई कमीशन नहीं मिलता था। और इस बात के बारे में वो उसे कई बार जता भी चुकी थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। या तो वो ध्यान नहीं देता या वो बेहद कंजूस आदमी था। पीछे से देव की आवाज़ आई, मिस आर्या, आपको कितनी बार समझाया है कि नाश्ते की टेबल पर तब जाया करें जब आप चेंज कर लें और फ्रेश हो जाएं, मगर उस पर कोई असर नहीं था। वो मुस्कुराकर उसका आदेश सुन रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके मुंह से अब अगली बात क्या निकलेगी। इतने दिनों में वो उसके मिजाज से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी। बड़े आए सफाई पसंद। मुंह में बड़बड़ाते हुए वो अपनी प्लेट में नाश्ता निकालने लगी, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी। इस घर में वो मिस्टर देव और एंथनी के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं था। एंथनी मिस्टर देव की हाउसकीपर भी थी और शेफ भी। डस्टिंग वगैरह भी वही करती थी, और उसने एक ही हेल्पर को हर काम के लिए रखा हुआ था। न जाने उसे घर में ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे, या वो इतना कंजूस था कि एक से अधिक कर्मचारी का खर्च वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कई बार उससे कहती भी थी कि बेचारी एंथनी सारा दिन काम कर करके थक जाती होगी, आपको कोई दूसरी हेल्पर रख लेनी चाहिए। तो वो कहता, तुम किस लिए हो, तुम उनका हाथ बटाया करो। और वो उसे ऐसे देखती जैसे दुनिया में जितने भी घमंडी और रूड इंसान हैं, मिस्टर देव का नंबर पहला है। मगर शायद उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। शायद किसी की भी राय से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी करता था, और दूसरों पर भी अपनी मर्जी थोपता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो अपनी बातों में उलझाकर उसे मना लेता था। ये कला उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसीलिए जो भी एक बार मिस्टर देव के साथ जुड़ जाता वो उसे छोड़ नहीं सकता था। खैर उसे क्या, उसे तो बस मिस्टर देव को उसके पैरों पर खड़ा करके यहाँ से वापस चले जाना था। इसीलिए वो बेफिक्र होकर नाश्ता करने लगी। समय यूं ही पलक झपकते उड़ता चला गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। देव की वही रूटीन थी। वो काफ़ी कठिन जीवन जी रहा था, और उसकी एक्सरसाइज की रूटीन भी काफ़ी टफ थी, और वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। शायद मिस्टर देव को यही बात पसंद थी, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारती थी। 6 महीने के बाद वो पहली बार अपनी व्हीलचेयर से खुद ब खुद उठा, कांपते हुए खड़ा हुआ और पीछे से उसे पुकारा, मिस आर्या। उसने एकदम पीछे पलट कर देखा तो आंखें झपकाना भूल गई। वो कितना खूबसूरत और भरपूर पर्सनालिटी का मर्द था, और इस व्हीलचेयर ने उसकी पर्सनालिटी का आधा हिस्सा निगल लिया था। उसने दिल से ये कामना की थी कि देव जल्द से जल्द अपने पैरों पर चलने योग्य हो सके, क्योंकि उसका इलाज काफ़ी बेहतर जा रहा था, और मिस्टर देव भी बेहद सहयोगी था। दोनों का जज्बा एकजुट हो गया था। इसीलिए शायद आज वो उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखों की नमी को साफ किया, जो न जाने कहाँ से आ गई थी। वो उसके करीब जाने के लिए बढ़ी तो उसने हाथ के इशारे से उसे वहीं खड़े रहने को कहा, और वह हैरानी से वहीं खड़ी रह गई कि वो आखिर करना क्या चाहता है। मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसके कदम बुरी तरह कांप रहे थे। वो पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि अभी शायद उसके कदम उसके शरीर का भार सह नहीं पा रहे थे, मगर न जाने वो किस धुन में था। एक कदम बढ़ाने के बाद जब दूसरा कदम उठाने लगा तो एकदम से लड़खड़ाया था। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरता और सारी मेहनत बेकार हो जाती, वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसके शरीर का भार खुद पर सहकर फर्श पर गिर गई। वो भी एकदम से उसके ऊपर गिरा था, और उनकी धड़कनें आपस में टकरा गई थीं और ऐसा हड़कंप मचा रही थी कि आवाज़ कानों में गूंजने लगी थी। वो उसकी धड़कनों पर अपना पूरा भार डाले हुए था। आर्या के गाल बेवजह शर्म के मारे दहकने लगे थे। देव ने जरा सा सर उठाकर उसकी ओर देखा, और उसके गले से झांकती खूबसूरती पर उसकी नज़र गई तो वो जल्दी से अपनी नज़रें चुरा गया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि दोनों कुछ पल के लिए हैरान से एक दूसरे को देख रहे थे।
अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे उठाए, क्योंकि उसने अपना पूरा वजन उस नाजुक सी जान पर डाल रखा था। इससे पहले कि उसकी पसलियां टूट फूट का शिकार होती, आर्या ने पूरी ताकत से उसे खुद से अलग करके नीचे पड़े मैट्रेस पर डाल दिया, जो पास ही पड़ा था। बड़ी मुश्किल से अपने टूटे बिखरे शरीर को समेटा और गुस्से से उसे घूर कर देखा। आपकी हड्डियां जोड़ने के चक्कर में मैं अपनी हड्डियां तोड़वा बैठूंगी। भला इतनी क्या जल्दी है आपको भागने की? थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कश्मकश से गुजर रही है, मगर वो और वहां खड़ी नहीं रह सकती थी और अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए उल्टे कदमों बाहर की ओर भाग गई। उससे दूर जाते हुए पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो उसके कितना करीब आ चुकी है। शायद उसके आंसू इसी वजह से बह रहे थे और बहते ही जा रहे थे। हर दृश्य धुंधला धुंधला सा था। वो नंगे पांव घर से बाहर की ओर भाग रही थी। वो हर दिन मिस्टर देव के बेहद करीब जाती थी और उनकी मूवमेंट करवाने के लिए, मगर इतनी अधिक तीव्रता उसके जज्बों में पहले कभी नहीं आई थी जितनी आज आ चुकी थी, क्योंकि अंदर से वो एक बहुत ही कमज़ोर दिल की लड़की थी। बाहर से चाहे वो जितनी भी मजबूत नजर आती, उसके अंदर कहीं दिल के खाली कोने में एक नगाड़ा सा बजने लगा था, जो तब बजता है जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपको खुद भी इसका एहसास ना हो। अपने फ्लैट में आने के बाद वो अपने कमरे में बंद हो गई, मगर जो शोर एकदम से अंदर से उठने लगा, उसे दबाना इतना आसान नहीं था। उसे याद आने लगा कि वो इतनी तेजी से कब रोई थी। शायद तब जब उसे बदकिस्मती का ताना सुनने को मिला था, या तब जब उसकी 5वीं बारात भी उसकी काली किस्मत, काले रंग और बस बदकिस्मती की वजह से उसके दरवाजे तक आने से रह गई थी। आज फिर से वो सारे गम ताज़ा हो चुके थे, क्योंकि वो एक बार फिर किसी कमज़ोर पल की कैद में आ चुकी थी। इतने सालों से खुद को मजबूत बनाने वाला नाटक ख़त्म हो गया था, क्योंकि आर्या आज भी वैसे ही कमज़ोर थी, जो अपने जज्बातों के हाथों फिर से मात खाने वाली थी। भले देव अवाना ने उसके दिल के खाली कोने में जगह बनाई थी और उसके दिल को धड़कने की वजह दी थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी वो उसके काबिल नहीं है। ठीक होते ही वो उसे बिल्कुल भूल जाएगा। फिर क्यों वो इश्क का रोग लगा बैठी थी। 3-4 दिन से न वो अस्पताल गई थी और ना ही मिस्टर देव की तरफ। उसने अपना मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। वो फिलहाल उसका सामना नहीं कर सकती थी कि कहीं वो उसकी आंखों से उसकी चोरी न पकड़ ले, क्योंकि उसने पहली शर्त यही रखी थी कि कभी भी अपने जज्बातों को अपने प्रोफेशन के बीच मत लाना। और मैं लड़कियों से ज़्यादा सख्त इसलिए होता हूँ क्योंकि लड़कियाँ काफ़ी कमज़ोर दिल की होती हैं, मर्दों पर अपने जज्बात लुटाने को हर वक्त तैयार रहती हैं। और आर्या ने कैसे उन्हें करारा जवाब दिया था। कहा था कि फिर आप भी इस बात को ध्यान में रख लें कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जज्बात और मेरा दिल कब का मर चुका है और मैं उसे हिंदुस्तान में ही दफन कराई हूँ। अब जब वो अपने मुंह से कहेगी कि ये दफन हुए जज्बात फिर से अंगड़ाई लेने लगे हैं, तो वो क्या सोचेगा? वैसे भी आर्या और उसका जोड़ कहाँ बनता है। वो एक काली किस्मत, काले रंग की साधारण लड़की थी और वो भाग्यशाली, बेहद खूबसूरत और चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक था, जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। कई बार उसके दरवाजे पर घंटियां बज बज कर थम चुकी थीं, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। पहले वो अपने दिल के किवाड़ को अच्छी तरह से बंद करना चाहती थी, उसके बाद ही कोई और दरवाज़ा खोलना चाहती थी, और फिर अंततः तंग आकर अपने डिपार्टमेंट से निकल गई और कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली गई, क्योंकि ये उसकी नेचर थी कि वो अपने जज्बात किसी से छुपा नहीं सकती थी। वो आंखों से छलकने लगते थे और मिस्टर देव को तो आंखें पढ़ने का हुनर अच्छी तरह आता था। आर्या ने कभी किसी पेशेंट को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा था, मगर वो जानती थी कि मिस्टर देव ने पहला कदम उठा लिया था, जो कि मुश्किल था। अगला कदम वो खुद ही उठाएगा। शायद अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसने देव से कभी भी न मिलने का फैसला कर लिया था। मगर शायद उसकी सारी योजनाएं अधूरी रह गई थीं, क्योंकि जिसकी मोहब्बत से वो भागकर यहाँ आकर छुपी बैठी थी, वो अचानक ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो उसे कई पल तक देखती रही। वो पूरे कद से और अपने पैरों पर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेहिसाब शिकवा था, जैसे उससे इतनी बेरहमी की उम्मीद न थी। उसकी नज़रें उसके पैरों पर टिक गई थीं, जो ज़मीन पर पूरे वजन से खड़े थे।
ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें फिर से छलक पड़ेंगी। उसने मुश्किल से खुद को मजबूत दिखाया। मिस आर्या, आपको क्या लगा था कि आप मुझे 20 रास्ते छोड़ आएंगी और मैं उसी व्हील चेयर पर पड़ा अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर लूँगा? मगर आप मुझे नहीं जानती, मैं देव अवाना हूँ, जो कभी कभी अजय चीज़ों को भी जीत लेता है। ये शब्द उसने उसकी आंखों में डालकर कहे थे और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। आखिर उसका इशारा किस तरफ था? उसने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया, फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी हिम्मत और जज्बे को दाद देती हूँ। मुझे खुशी है कि आप फिर से एक परफेक्ट इंसान बन चुके हैं। अब शायद आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं चलती हूँ। इससे पहले कि वो उससे अपना रुख मोड़ती और उससे दूर जाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसके स्पर्श में इतनी तड़प और इतनी तेजी थी कि वो कुछ पल तक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। वो कुछ पल उसे गौर से देखता रहा, फिर आगे बोला, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी ये आंखें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो घूम फिर से उसकी आंखों पर आ गया था। आर्या ने जैसे बेबसी से कहा, अब क्या कर दिया मेरी आंखों ने? कहने लगा, जो रहस्य आप मुझे नहीं देना चाहती थी और इधर उधर भागकर खुद को थका रही थी ताकि मैं अनजान रहूं, वो सब कुछ आपकी आंखें कह रही हैं। मैं आपकी आंखें पढ़ सकता हूँ, इसलिए अब छुपने की ज़रूरत नहीं। और वो अंदर तक हिल गई। क्या वो जान चुका था? अपनी ही नज़रों में वो शर्म से गिरने लगी, क्योंकि शायद उसने अपनी औकात और हैसियत से बहुत ऊंचे ख्वाब देख लिए थे। इससे पहले कि वो अपनी शर्मिंदगी व्यक्त करती और उससे माफ़ी मांगती, उसने अपने जज्बातों को अपने प्रोफेशन के बीच ले आई। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने अंगूठे के नरम पोर से सहलाते हुए कहा, पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो अपने व्हीलचेयर को पीछे क्यों धकेला था और आप फर्श पर उल्टे मुंह गिर गई थीं? उसे एकदम से अपनी वो पहली बेइज्जती याद आ गई थी। पहली बार जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैं डर गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि खुद को मजबूत दिखाना इतना आसान नहीं है। उन आंखों के सामने मुझे आपसे पहली नज़र का इश्क हो गया था। मैं हर वक्त आपको अपने पास रखना चाहता था, मगर अपने इस जज्बातों के इजहार में मैं थोड़ा सा अनाड़ी हूँ। जब आप उस दिन मेरे घर से भाग गई थी, मुझे लगा शायद मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से अपनी नज़रों के सामने खो दिया है। मगर मैं इस बार अपनी ज़िंदगी और अपनी जान से प्यारे को खोना नहीं चाहता। इसका ख्याल भी नहीं कर सकता, क्योंकि खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता। इसीलिए मैं पहले अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहता था, अपने पूरे कद पर खड़ा होना चाहता था और फिर आपको सामने आकर आपको प्रपोज करना चाहता था। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और बिना उसकी राय जाने उसकी अंगुली में पहना दी, क्योंकि शायद वो उसकी आंखों से वो सब कुछ पढ़ चुका था जो वो बताने से डरती थी। इसीलिए आर्या की मर्जी जानने की कोशिश नहीं की और आर्या के सांवले हाथ उसके सफ़ेद हाथों में कांपने लगे। देव ने उन्हें इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसकी रंगत के बारे में कोई भी हीन भावना का एहसास रोम के गर्म माहौल में कहीं विलीन हो गया था और वो नम और मुस्कुराती आंखों से उसे देखती रही, क्योंकि उसने उसे किसी भी सफाई का कोई भी मौका नहीं दिया था और उसे चारों खाने चित कर दिया था। और वो 5 बार ठुकराई हुई लड़की उस व्यक्ति के सामने खड़ी थी जो अपने आप में एक पूर्ण इंसान था, और आर्या की कमियां जो उसने खुद अपने ऊपर थोप रखी थीं उसकी संगति में घुल चुकी थीं। वैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगी? वो अब शरारत से मुस्कुरा रहा था। क्या? आर्या ने भीगी आंखें साफ की थीं। मैं सोच रहा था, क्या सुहागरात में मैं जब तुम्हारे करीब आऊँगा उतना ही करीब जितना करीब हमारी आखिरी मुलाकात में था, जब गलती से तुम्हारे ऊपर गिरा था, तो क्या तुम उतनी ही लाल टमाटर बन जाओगी जितना कि उस समय बनी थी? कहते कहते वो जो इतनी देर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा था, और वो पल याद आते ही आर्या फिर से शर्म से दहकने लगी थी और शर्माते हुए उसके ही सीने में दुबक कर पनाह ढूंढ रही थी, और वो उसके आसपास बाजू लपेटकर उसे अपने सीने से लगा चुका था। फिर उसके माथे पर होंठ रखते हुए उसे अपनी मोहब्बत का पहला स्पर्श दिया था। वो अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़े। देव के हाथों में आर्या का हाथ था और उसके हाथ की उंगली में देव का पहनाया हुआ नगीना चमक रहा था, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की तरह। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।